ट्रंप के टैरिफ वार की हम बार बार बात कर रहे हैं और इसको लेकर अब नई बातें सामने आ रही हैं। इस पर दोबारा से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, टैरिफ वॉर की अगर हम बात करें तो 25 से 50 हुआ और फिर अभी सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हो रही है। भारत कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन इस बीच प्रेस सेक्रेटरी जो है व्हाइट हाउस के, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि ये जो है यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, इसलिए जो है टैरिफ जो है भारत पर बढ़ाया गया है। दूसरी जो आप एक चीज बता रहे थे कि भारत ने ये तेल बेचकर बहुत मुनाफा कमाया है, इसलिए टैरिफ लगाया जा रहा है। ये अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है। एक फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है, एक वहां की जो प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस के, उनका बयान है। अब इन दो बयानों के मायने क्या समझे जाए? अमेरिका क्लैरिफिकेशन दे रहा है या कुछ और? नहीं, अमेरिका जो है भारत के ऊपर, एक तो मोदी से नाराज़ी है ट्रंप, ये तो सब जानते हैं। अब उसकी पर्सनली है या क्या है वो बात अलग है। लेकिन अब जो बात बार बार एक बात उठ रही थी वो ये उठ रही थी कि चाइना हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है, तो चाइना पर टैरिफ क्यों नहीं? और चाइना से कोई बात नहीं हो रही, भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है अमेरिका। तो अमेरिका ने उसका एक जो रीज़न बताया, उसने ये बताया भारत जो था, जिस वक्त यूक्रेन वार शुरू हुई थी और रूस की, तो उससे पहले सिर्फ रूस से 1% अपनी ज़रूरत का तेल खरीदता था, 1%। अब भारत जो खरीद रहा है वो 42%, यानी कि 42% तेल अपनी ज़रूरत का वो खरीद रहा है भारत। ठीक है। चाइना जो था वो खरीदता था रूस से पहले 13% अपनी ज़रूरत का, आज वो खरीद रहा है 16%। और चाइना ने जो तेल खरीदा वो उसने अपनी पब्लिक को दिया। भारत ने जो वो तेल लिया है वो कह रहा है कि भारत ने प्रॉफिट कमाया, भारत ने जो है इसमें जो ये जैसे मैंने कहा ना प्रॉफिट कमाया, या इसे कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी वो की है। और उसने क्या किया है, अब 1% से 42%, और रीज़न उसका वैलिड है। उसने क्या कहा कि भारत ने इसके अंदर अपनी पब्लिक को भी कोई वो नहीं दिया, नहीं दी। हम देख ही रहे हैं, हमसे भारत ने नहीं दी इसके अंदर तेल कोई भी महंगा है हमारे यहाँ बहुत ऐसा एज इट इज था। जबकि ये मुद्दा उठाया भी गया था राहुल गांधी की तरफ से कि जब आपको बाहर से प्रति गैलन तेल इतना सस्ता मिल रहा है, जो कि कांग्रेस के टाइम इतना सस्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन आप जो यहाँ पर रेट है वो अचानक से बढ़ कैसे जाता है तेल रिफाइंड होने के बाद? हाँ, जबकि हमने रूस से जो है तेल खरीदा वो सस्ता, वो कह रहा। और भारत ने साथ साथ इसके साथ साथ यूरोप को भी लूटा। वो अब इसके लिए कह रहा है कि यूरोप को उसने तेल बेचा और भारत ने खुद ने प्रॉफिट कमाया। भारत ने लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की जो उस पर ड्यूटी थी, ये पेट्रोलियम उस पर उसने ली है भारत ने कमाई। जो एक्साइज ड्यूटी थी उसके अंदर, जो उसका डिवाइडेंड कंपनी से फंड था वो अलग लिया उसने, जो कॉर्पोरेशन टैक्स था वो अलग लिया। अच्छा, इसके अंदर जो आपने याद होगा निर्मला सीतारमन ने कई मरतबा रिलायंस के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जी। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स को भी बता दूं वो क्या होता है कि एक तरीके से जिससे कि लॉटरी निकला है ना, विंडफॉल गेन जिसे कहते हैं। इस तरह जब उसने देखा कि आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो तो हमें भी दो। लेकिन उसको क्या हुआ, भारत ने जब बार बार बात की तो उसने कहा कि हमने पब्लिक या जो जनता है भारत की, उसके जो काम कर रहे हैं उसके लिए फ़ायदे के लिए उनके अंदर लगा दिया। लेकिन हकीकत बात ये थी इसके अंदर पैसा कमाया गया, चाहे रिलायंस ने भी कमाया, भारतीय कंपनियां जो है उन्होंने भी इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा कमाया इसके अंदर। अब आपको देखो एक थोड़ा सा उसके हिसाब से मैं बता दूं थोड़ा आरिफ, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी, अमेरिका ने कोशिश तो चाइना पर भी की थी टैरिफ लगाने की, 150% तक बात आ गई थी। फिर जब चाइना की तरफ से जवाब दिया गया तब वो धीरे धीरे घटा। फिर वो क्या था? चाइना के पास वो की है जो आपके पास नहीं है, बार बार मैंने कहा। उसके लिए वो आपका रेयर अर्थ बंद कर देगा और बहुत सारी चीजें आपकी बंद मतलब एक जगह हमें स्ट्रांग खड़े होना होगा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ये तो बार बार इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से चाहे क्लैरिफिकेशन, हाँ, चाहे वो क्लैरिफिकेशन कुछ। अब आप देखिए कि 2024-25 के अंदर अप्रैल से जून तक जो प्रॉफिट था पर लीटर लगभग पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए 40 पैसे था, और जो उस पर था, और जो अब 25-26 के अंदर अप्रैल से जून में, अभी जून गया, वो लीटर हो गया 10 रुपए 30 पैसे पर लीटर। जबकि कंपनियों को 1 से 2 रुपए का जो प्रॉफिट था वो तो अच्छा माना जाता है इसके लिए। इतना पैसा इन्होंने कमाया। इधर दूसरा जो इंडियन, अब इसके थोड़ा सा इसके बता दूं मैं आंकड़े जो हैं इसके क्या हैं। अब इंडियन ऑयल का जो था वार से पहले प्रॉफिट जो था वो था 2000 जो था 643 करोड़ रुपए का, अब हो गया वो 5689। इसी तरह से BPCL का हो गया
3015 से बढ़कर के 6124। फिर जो हमारी ये है HPCL है, इसका हो गया 356 करोड़ से बढ़कर 4371 करोड़, यानी कि टोटल बन गया ये 6014 करोड़ से लेकर के 16184 करोड़। 170% आपने कमाया। इसके अंदर रिलायंस ने बहुत कमाया, रिलायंस ने तो 80 to 90% कमाया। अब वो कह रहा है ये सारा आपने अपने यहाँ तो किया ही किया, और जो यूरोप है उसको भी लूटा, इसलिए अब आप पर सैंक्शन 50% टैरिफ, और ये तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा वो रीजन जो दे रहा है उसका यूक्रेन युद्ध का, उसका वो रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जब चाइना खरीद रहा है वो इतना वैलिड रीजन नहीं है। जो रीजन ये वाला वैलिड है, जो मुनाफा कमाया, मुनाफा जो जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मुनाफा कमाने वाली बात इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर से अब यहाँ की पब्लिक, अब अगर से सैंक्शन आएंगे, लेकिन अगर आप बात करें कि अब इसका असर क्या होगा। मुनाफा तो सरकार ने कमाया, सैंक्शंस पब्लिक झेलेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, झेलेगा कौन? मुनाफा कमाया गवर्नमेंट ने, सरकार ने। किसने कमाया? रिलायंस ने और अडानी जी ने, इन दोनों ने कमाया। झेलेगा कौन? यहाँ की आवाम। क्योंकि जब कच्चा तेल आपको सस्ता मिल रहा था, अपोजिशन चिल्ला रही थी कि कच्चा तेल आपको प्रति गैलन अब उस टाइम के, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम से बहुत सस्ता मिल रहा है। तब 72 प्रति गैलन था, अब उसके अभी के टाइम के, अगर कुछ टाइम पहले 45 के ऐसा करीब था, 40-45 के करीब था प्रति गैलन। तो फिर उन्होंने कहा कि और रेट आपने डबल ट्रिपल कर दिए, 60 से आप 120 पर आ गए हैं, 95-96 तो नॉर्मल रहता है। पहले पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, हाहाकार मचता था, अब तो रोज ऊपर नीचे करते हैं, आपको न्यूज ही नहीं बनती। अब काफी टाइम से ये जो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर आपने पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं दिया। अगर आप 10 रुपए 5 रुपए, अगर आप 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो तो भाई 5 रुपए कम से कम पब्लिक को भी तो मिलना चाहिए, पब्लिक को भी दे सकते थे। अब हर्जाना कौन भुगतेगा? पब्लिक। सबसे ज्यादा कमाया किसने? मुकेश अंबानी ने 80 to 90%। उसका रिलायंस की जो रिफाइनरी उसकी बहुत बड़ी आएगी। अब आपने देखा कि पहले तो आप अमेरिका की गोद में बैठ रहे थे, अब आपने कोशिश की जाकर के आप चाइना रूस के साथ बैठ जाओ। लेकिन अगर आप चाइना रूस के साथ बैठोगे तो आपसे मैंने शायद पहले भी कभी कहा, रूस के साथ जो हमारा ट्रेड है, हम वहां पर जो है रूस से माल खरीदते हैं $67 बिलियन का, और बेचता कितना उसको? सिर्फ $5 बिलियन। चाइना के साथ 120 से भी ज्यादा, लगभग 127-28 बिलियन डॉलर का है, और उसको देते कितना है उससे? $15 बिलियन। अब आपको माल खरीदने के डॉलर कहाँ से आएगा? लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इनके साथ व्यापार करते हैं, रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी कमजोर कड़ी खुद इन दोनों देशों के हाथों में दे रहे हैं? भाई व्यापार आप बनाएंगे उनसे, ठीक है, व्यापार तो बराबरी में होना चाहिए। नहीं, वो तो है। आज तो आपका बराबरी का व्यापार नहीं, आपका जो प्रॉफिटेबल व्यापार है वो अमेरिका के साथ है। आपका क्या है? आप कहते हैं $87 बिलियन का नहीं है, जो लोग कहते हैं हमारा है व्यापार $300 बिलियन का, और अमेरिका हमारे साथ 41 बिलियन डॉलर का। तो हमें तो डॉलर कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। आप जो है रूस के पास जा तो रहे हो, अमेरिका के पास जा तो रहे हो, डॉलर कहाँ से लाओगे? डॉलर तो अमेरिका देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फंसेंगे, और कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर झुकना पड़ेगा। ऐसा जो फिलहाल अब आप चाहे कुछ भी कर लिए, मोदी जी किसने भी कह ले कि मैं किसानों के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं सामने सीना ताने में अपनी जो है जो भी कुर्बानी चाहिए मुझसे, भाई कौन सी कुर्बानी दोगे? लेकिन बात तो ये भी हो रही है ना, जो चाइना के विदेश मंत्री आए हैं अभी, उन्होंने कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है, उधर से शायद कुछ रास्ता दिख रहा है, या उधर से कुछ रोशनी दिख रही है या नहीं? चाइना के साथ ये है कि हमारे जो रिश्ते रहे वो इतने अच्छे नहीं रहे। चाइना बहुत भरोसेमंद रिश्ते नहीं रहे नहीं, और आप चाइना के साथ जो भी आपको करना होगा फूक फूक के कदम उठाना होगा। रूस के साथ आप, रूस पर तो आप यकीन कर सकते हो, रूस हमारा एक ट्रस्टी एलाई है, शुरू से रहा, और रूस ने हमेशा बचाया हमें, और हमेशा किसी भी वक्त में भी हम आके मदद। लेकिन अब इस वक्त दुनिया की कुंजी है चाइना के पास, वो USSR का टाइम निकल गया। अब तो ये है कि चाइना के साथ हमें रेयर अर्थ भी चाहिए, खाद हमारा आधा हो गया, चाइना से भी बना के रखनी होगी, और रूस को तो छोड़ना ही नहीं है, रूस को अपने पास ही रखना है। रूस को नहीं छोड़ना, लेकिन चाइना के साथ बहुत फूक फूक कदम। चाइना जब कुछ देगा तो आपसे कुछ ना कुछ लेगा, कुछ ना कुछ लेगा। अभी आपने चाइना के साथ, अभी आपने ये कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ वार में शामिल था, अब आप खुद झुके जा करके, आपकी पॉलिसी कुछ इससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह से कुछ समझ में आ रही है। अभी अमेरिका का क्या किया जाए? देखिए इफेक्ट तो आना शुरू हो गए हमारे पास। आपको मालूम है कि अभी लगभग जो खबरें आ रही हैं 1.5 लाख नौकरियां उन मजदूरों की जो डायमंड्स के जो कारीगर थे, खादान में थे या कारीगर उनकी चली गई हैं। वो उसके जो डायमंड का व्यापार करते हैं, वो कहते हैं अमेरिका से हमने लास्ट ईयर $9.25 बिलियन का व्यापार किया, और इस साल हमारा जो है व्यापार लगभग $2.25
बिलियन डॉलर का रह जाएगा, यानी कि 7 बिलियन डॉलर का यहाँ पर लॉस होगा। जब यहाँ से माल नहीं जाएगा तो नौकरियाँ तो ऑटोमेटिकली जाएंगी, चाहे उसमें टेक्सटाइल हो, डायमंड और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर नहीं। अभी अगर चाइना से अगर चाइना हमें चीज़ें दे देता तो हमारा रेयर अर्थ या चीज़ें हमारी चलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि या खाद है हमारा, अब जो हमारा किसान परेशान है तो उसकी वजह से मिल जाएंगी। लेकिन अब जैसे मैंने बाहर कहा, इससे पहले भी कहा, चाइना इतनी आसानी से नहीं देगा। चाइना ने एक बहुत आहिस्ता से एक चीज़ छोड़ दिया हमारे लिए। फॉरेन मिनिस्टर ने उसने कहा कि हम जानते हैं कि भारत जो है तीसरे आदमी की या मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से बात कीजिए कि हम इस कंडीशन में हैं, आप पाकिस्तान से रिश्ते सुधारिए कि हम इस कंडीशन में हैं। कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा आरिफ कि चाइना पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा है? जैसे हमारा रूस ट्रस्टी एलाई है या था, जो भी कुछ कह लीजिए, इसी तरह से पाकिस्तान और चाइना के आयरन बॉन्डिंग है जिसे आप नहीं तोड़ सकते। उनकी बॉन्डिंग इतनी है कि वो अपनी बॉर्डर पे आदमी तक भी नहीं रखते भाई, उनकी बॉन्डिंग बहुत है। तो वो जब भी कभी रखेगा वो पाकिस्तान को। तो ऐसे देश पर क्या भारत को भरोसा करना चाहिए? भरोसा तो मैंने क्या कहा, भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरत के हिसाब क्या है, ऑप्शन क्या है, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उससे बात तो करनी है, उससे व्यापार भी करना। अब आप अगर 127 बिलियन डॉलर का उसका व्यापार कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लोगे ना उससे आप उसको। लेकिन आप जो अब एक तो जो बाहर हम कहते हैं, अब आपको वैसे ने अगर ने एक तरह से प्रेम छोड़ना पड़ेगा नहीं आपको। अब अभी आपको अगर वहाँ से मिला डांट पीड़ी जो भी कुछ कह लीजिए, या ट्रम्प ने अगर आंखें दिखाई तो आप रूस चाइना के पास चले गए, कल को रूस चाइना दिखाएगा या चाइना दिखाए फिर किसके पास जाओगे? तो भाई आपको बार बार हम कह रहे हैं काम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपकी टेक्नोलॉजी अभी 18 जुलाई को उसने क्या कहा था चाइना ने कि कोई भी आदमी टेक्नोलॉजी नहीं देगा किसी को। अब वो आकर के बात कर रहे हैं, अभी कोई सौदा, अभी कोई हमारा कोई ये नहीं है कि समझौता हो गया, साइन हो गया सब कुछ। उसने कहा आपकी मदद करेगा ये जो कुछ। अब देखें आगे ये क्या कहा, क्योंकि अब जो मोदी जी हैं वो शायद 31 अगस्त को चाइना भी जा रहे हैं। उसके अंदर जो SCO की मीटिंग है उसमें, तो जो SCO हेड की मीटिंग है तो उसके अंदर उसमें क्या बात बनती है शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग तो आप खुद जानते हैं वो तो बहुत टफ आदमी इस मामले में, स्ट्रॉन्ग लीडर। वो ट्रम्प नहीं है, वो ट्रम्प नहीं है कि आज कुछ कह दिया, बहुत कम बोलता है। और जब बोलता है तो वो एक्शन ही करते हैं, वो सीधे वो लोग। तो उसके साथ भी आपको संबंध सुधारने और इसके साथ भी। और रही बात जैसे मैं कह रहा हूँ, और अमेरिका को भी आपको कहीं ना कहीं साथ लेके चलना होगा। आप अमेरिका को छोड़ नहीं सकते। सवाल ये आप अमेरिका को छोड़ नहीं सकते। हालांकि ये अभी खबरें इस तरह की आ रही हैं, लेकिन आप लेके कैसे चलोगे ये आप पे डिपेंड करता है। अभी जो कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर नहीं छोड़ेंगे, अभी जो खबर आ रही कि एग्रीकल्चर के अंदर भारत ने कपास, कॉटन या जिसे कहते हैं उस पर ड्यूटी 0% कर दी है। कपास के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया है। एक तरह से इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन अब आपको इससे खुद ही निकलना। इस वक्त आपकी हालत ये है कि विश्व में भी आप 400 से घिरे हो, घर में जिस तरह से आप घिरे हुए हो अपनी हरकतों की वजह से, वो भी आप सबके सामने ही है। कैसे निकलना ये आपको ही सोचना है। और फिलहाल जो पब्लिक के ऊपर दबाव पड़ने वाला है या हमारे पर जो बोझ पड़ने वाला है, पब्लिक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। किस तरह से, क्योंकि किया तो मोदी जी ने, भुगतेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ। तो ये जो टैरिफ की बात लगातार कर रहे हैं, बार बार देशों की कोशिश हो रही है, भारत की कोशिश हो रही है, भारत सरकार की कोशिश हो रही है कि टैरिफ किसी तरह से टल जाए, कुछ कम हो जाए। लेकिन अगर ये टैरिफ लगते हैं तो कहीं ना कहीं नौकरियों पे असर पड़ने वाला है। लोगों की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। हमारी जो आम जिंदगी है या महंगाई दर जिसे हम कोशिश करते हैं समझने की, वो महंगी हो जाएगी। नौकरियां खत्म होंगी। जिस तरह से अमेरिका लगातार जो चीज़ें बढ़ाए जा रहा है, टैरिफ बढ़ाए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर यकीनन इस टैरिफ का या सेकेंडरी सैंक्शंस जो आने वाले हैं उसका बोझ बढ़ने वाला है। और अगर भारत सरकार चाहती है कि इस तरह का बोझ कुछ कम हो या कुछ मदद मिल सके, तो लघु उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, जो घर घर हमारे छोटे उद्योग चलते थे, जिसके लिए भारत एक्चुअली फेमस है, भारत का जो ग्रामीण इलाका है वो फेमस है, वो दोबारा से खड़े करने होंगे सरकार को। और उसके लिए अब लोगों की जो एक आशा, कहते हैं कि लोग सिर्फ देख सरकार की तरफ रहे, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। उनको दोबारा से शुरू करने के लिए अब लोगों को सहारे की जरूरत है और वो सहारा सरकार ही दे सकती है। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।